आदाब, मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मसनूई ज़हानत की तरक्की, अखलाकी जवाबदेही और इंसान पर मरकूज हो। AI इम्पैक्ट समिट से वजीर आजम का खिताब। पीएम मोदी की AI समिट में आलमी रहनुमाओं और CEO से मुलाकात। AI वक्त की जरूरत, वजीर आजम का तासुर। प्रियंका गांधी का आज दौरा आसाम। असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस कारकुनों में जोश व खरोश। बिहार में अमन अमान की सूरत हाल अबतर। RJD का इल्जाम, राबड़ी देवी की क़ियादत में काउंसिल के बाहर शदीद एहतजाज। राज्यसभा इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों का आगाज। हरियाणा में हुक्मरान BJP और कांग्रेस के लिए सख्त चैलेंज। मध्य प्रदेश को BJP ने कर्ज में डुबो दिया। साबिक चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर कमलनाथ का हुकूमत पर इल्जाम। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है। मुल्क के कई हिस्सों में कल शाम चांद नजर आ गया और आज मुकद्दस महीने के रोजे का पहला दिन है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और ईद उल फित्र रोजे के महीने के इख्तिताम पर मनाई जाती है। वजीर आजम मोदी ने रमजान के मुकद्दस महीने के आगाज पर लोगों को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने रमजान मुबारक कहा और उम्मीद जाहिर की कि यह मुबारक महीना मुआशरे में इत्तेहाद के जज्बे को मजीद फरोग देगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हर तरफ अमन और खुशहाली होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने AI इम्पैक्ट समिट से खिताब करते हुए कहा कि मसनूई ज़हानत की तरक्की अखलाकी जवाबदेही और इंसान पर मरकूज होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि AI की तरक्की इंसानियत के मफाद में होनी चाहिए और इसे इस अंदाज में तैयार किया जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के फ़वायद मुआशरे के हर तबके तक पहुँचने के साथ साथ शफाफियत, एतमाद और जवाबदेही को भी यकीनी बनाया जाए। कहा कि हमें AI को जमहूरी बनाना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इंसान महज डेटा पॉइंट्स या खाम माल नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें AI को मुफ्त लगाम जरूर देनी चाहिए, लेकिन साथ ही इसकी लगाम भी अपने हाथ में रखनी चाहिए। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें AI में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें AI में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें AI में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को AI में भाग्य दिखता है, भारत को AI में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने AI मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। साथियों, भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक रिजिलिएंट इकोसिस्टम बना रहा है। सिक्योर डेटा सेंटर्स, मजबूत IT बैकबोन, डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को एफोर्डेबल, स्केलेबल और सिक्योर AI सॉल्यूशंस का नेचुरल हब बनाते हैं।
भारत के पास डायवर्सिटी भी है, डेमोग्राफी भी है और इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट के लिए जमा हुए आलमी सतह के सीईओ से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आजम ने आलमी लीडरों और आला सीईओ के साथ एक्सपो का दौरा किया और नुमाइश का मुआयना किया। वजीर आजम ने आलमी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि एआई आज वक्त की जरूरत है, ताहम हमें इस सिलसिले में पूरी तरह से जिम्मेदाराना रोल अदा करना होगा। इन्होंने इसे शमूलियत और बाइख्तियार बनाने का भी मशवरा दिया। आलमी रहनुमाओं की जानिब से एआई समिट और हिंदुस्तान की पुरजोर अंदाज में सताइश की जा रही है। इसी दौरान गूगल डेप माइंड की सीईओ जेम्स बासोबेस ने हिंदुस्तान की सताइश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आने वाले दिनों में दुनिया भर में मसनूई ज़हानत का पावर हाउस होगा। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हिंदुस्तान की तरक्की काबिले सताइश है। And now in 2026, we're another threshold moment where AGI, artificial general intelligence, is on the horizon, maybe within the next 5 years. And we're seeing these general purpose systems, foundational model systems, becoming increasingly capable almost week by week. So this is obviously an amazing opportunity that we should all grasp, economic and productivity, as well as in the sciences. But it's also something that we have to approach with humility and understanding that we don't have all the answers yet as to how this technology is going to develop and to be deployed into the world. I've been really impressed with what I've seen in India. I spent some time prior to the summit in Bangalore. We have a really big office there, Google and DeepMind, a great research office where we do some really critical research that we then bring to our products and our technologies around the world in areas like efficient models, continual learning, and multilingual capabilities. I also had time to give a talk at the Indian Institute of Science at Bangalore, and I was incredibly impressed by the students and the faculty there, their enthusiasm and their energy for AI, and their ideas for how to use AI to improve India standing in the world, and to also seize all the new economic opportunities and scientific opportunities that AI opens up. It was incredibly impressive to see the energy around the country. And I think एआई इम्पैक्ट समिट में हिंदुस्तान के अरबपति सनतकार मुकेश अंबानी ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि एआई का बेहतरीन मरहला अभी आना बाकी है। अंबानी ने कहा कि एआई कई शोबों में एक नए दौर का आगाज कर सकता है। इन्होंने कहा कि दुनिया इस पर बहस कर रही है कि आया एआई ताकत को चंद हाथों में मरकूज करने का बाइस बनेगा या सबके लिए मौके और आसान रसाई का जरिया बन जाएगा। Do we act as isolated nations or as a united global family? Our polarized world stands at a fork. One path has led to a situation where AI is scarce and expensive, compute is concentrated, data is controlled, and capability is locked behind barriers of capital and geography in the global north. In this dismal scenario, inequality widens between nations, within societies, and across generations. But there is another path, a future where AI is available, affordable, and beneficial to all. As our Prime Minister said, India believes in this second future. Dear friends, from the podium of this summit today, I want to make a bold prediction. India will emerge as one of the greatest. आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट मनोज कुमार झा ने एआई समिट पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह हकीकत है कि अगर आप दुनिया पर नजर डालें तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ अहम इदारों में हिंदुस्तानी शराकत नुमाया नजर आएंगी। इन्होंने कहा कि एक बात जिसका फ्रांसीसी सदर ने भी जिक्र नहीं किया, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हमारी हुकूमत ये तस्लीम करना चाहती है कि अवामी तौर पर माली इमदाद से चलने वाली तालीम इस मुल्क के बरक्स है, तो इसके बरक्स इस मुल्क को जरूरत है। देखिए, यह हकीकत है। अब अगर आप दुनिया भर में देखें, जो अलग अलग संस्थान हैं जो महत्वपूर्ण हैं इस प्लेटफॉर्म में, उन सब में भारतीय किरदार हैं, भारत के लोग हैं, भारत के बड़े नाम हैं। और जो मोस्टली एक बात जिसको शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट ने नहीं बताया, लेकिन हम जान लें, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन ट्रेन्ड थ्रू पब्लिक एजुकेशन।
हमारी सरकार को ये समझना होगा कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन इस मुल्क की जरूरत है, और इसलिए आजादी के बाद से हमारा उस पर था। हाल के दिनों में जो मशरूमिंग हुई है ना, गलगोटिया टाइप्स, उससे हम उस प्रकार की चीजें पैदा नहीं कर पाएंगे। हरियाणा समेत 10 रियासतों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। हरियाणा से किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा की मियाद 9 अप्रैल को खत्म हो रही है। फिलहाल दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन मौजूदा असेंबली के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के एक सीट जीतने का इम्कान है, तो दूसरी निशिस्त को बरकरार रखने के लिए बीजेपी को 9 इजाफी वोटों की जरूरत है और पार्टी इसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। हालिया इंतखाबात में बीजेपी मतलूबा तादाद में वोट हासिल न करने के बावजूद इंतखाबात जीतने में कामयाब रही। अपने एमएलएज को मुत्तहिद रखना और बीजेपी से सीट छीनना कांग्रेस के लिए एक अहम चैलेंज होगा। बीजेपी को दोनों सीटें जीतने और मजबूत दावा पेश करने में भी एक अहम चैलेंज का सामना है। इंतखाबात के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों में दावेदारों के नामों पर बहस शुरू हो गई है। कुलदीप बिश्नोई और साबिक वजीर कैप्टन अभिमन्यु दावेदारों में शामिल हैं। किरण चौधरी भी राज्यसभा की एक मियाद के ख्वाह हैं। जराये के मुताबिक बीजेपी एक सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा करेगी, तो दूसरी सीट पर सुभाष चंद्र या कार्तिकेय शर्मा जैसे अहम उम्मीदवार को खड़ा कर सकती है। कांग्रेस के इंचार्ज बीके हरिप्रसाद, पवन खेड़ा और साबिक रियासती सदर उदयभन के नाम जेर बहस हैं। जीत के लिए 31 वोट दरकार हैं। कांग्रेस के पास काफी तादाद है। वाज़ेह है कि राज्यसभा इंतखाबात के लिए वोटों की तादाद का तयन एमएलए की तादाद और राज्यसभा सीटों की तादाद की बुनियाद पर किया जाता है। और इधर दूसरी जानिब राज्यसभा इंतखाबात को लेकर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने राज्यसभा इंतखाबात से मुतालिक कहा कि इस मरतबा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को एक सीट मिलेगी। कहा कि इस सिलसिले में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार मिलकर फैसला करेंगे कि इस मरतबा राज्यसभा किस को भेजना है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है और हम आइंदा 2 दिन में इस सिलसिले में फैसला भी ले लेंगे। देखो, राज्यसभा की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को एक सीट मिलेगी। तीनों की ताकत जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप वाली, तो हम तीनों बैठकर ये तय करेंगे कि इस बार किस नेता को राज्यसभा में भेजेंगे। हम तीनों पार्टी बैठकर महाविकास आघाड़ी के निर्णय लेंगे, डेफिनेटली निर्णय लेंगे और 2 दिन में हमको निर्णय लेना पड़ेगा। देखो, राज्यसभा की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को एक सीट मिलेगी। तीनों की ताकत जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप वाली, तो हम तीनों बैठकर ये तय करेंगे कि इस बार किस नेता को राज्यसभा में भेजेंगे। हम तीनों पार्टी बैठकर महाविकास आघाड़ी के निर्णय लेंगे, डेफिनेटली निर्णय लेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी आज आसाम का दौरा करेंगे। आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आसाम कांग्रेस की जानिब से एक चार्जशीट जारी की जाएगी। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी इस चार्जशीट को जारी करेंगे। इस तकरीब में कांग्रेस के कायदीन भी शिरकत करेंगे। সাধাৰণতে যেতিয়া আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বলৈ অসমলৈ আহে, সকলো কৰ্মীসকলৰ মাজত উৎসাহ থাকে ওচৰৰ পৰা লগ পাবলৈ, কিন্তু সাধাৰণতে ডাঙৰ সভাত আমাৰ কৰ্মীখিনি নিজৰ মনৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। যেহেতু শীৰ্ষ নেতৃত্ব আহিলেই আমাৰ বিভিন্ন দলৰ নেতাসকলে নিজৰ কথাবোৰ কয়, কিন্তু তৃণমূল কৰ্মী নিজৰ কথাবোৰ ক'বলৈ এটা সুবিধা নাপায়। আজি স্বয়ং প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক আমাৰ তৃণমূল কৰ্মীখিনি, ব্লক প্ৰেচিডেণ্টসকলে নিজৰ মনৰ কথা, বিভিন্ন আমাৰ ফ্ৰণ্টেলৰ চেলছৰ মানুহবোৰ আমাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ মনৰ কথা। मध्य प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी हुकूमत का पेश करदा बजट इल्मी नहीं बल्कि जाहिलाना बजट है। कमलनाथ ने कहा है कि 5 लाख करोड़ रुपए हम पर कर्ज हैं, जिसकी वजह से 27,000 करोड़ का हम हर साल सूद अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि रियासत इस वक्त कर्ज में डूबी हुई है और इससे फलाही काम बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। झूठ की राजधानी, ये देश की राजधानी मध्य प्रदेश है। ये आज हाल है पूरे प्रदेश का। और बजट का ये कह रहे ज्ञानी बजट है, ये तो अज्ञानी बजट है। आपको ताज्जुब होगा कि 5 लाख करोड़ हमारा कर्जा है और 27,000 करोड़ हम ब्याज देते हैं हर साल। ये आज प्रदेश का हाल है। और इस साल
70,000 करोड़। बिहार में अमनो अमान के मसले पर आरजेडी लीडर राबड़ी देवी समेत अपोजिशन के अरकान कानून साज काउंसिल ने काउंसिल के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इल्जाम लगाया कि बिहार में जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत हालात पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। सरकार की लॉ ऑर्डर ठीक है, कहाँ ठीक है? आज दिन तो हो रहा है, रेलवे से कट रही है। परीक्षा में थोड़ा सा लेट हो गया बेटी को, तो वो जाके सगमा में आ गई या जाके रेल से कट गई। तो ये तो सरकार के दोष है। सरकार का 5 मिनट देर हो गया तो क्या हुआ? माफ कर देता, घुसा देता, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो नहीं घुसने दिया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। धमकी देने वाला सरकार है, सबके धमकी देता है सरकार, दबा के रखता है, बोलने नहीं देता है विपक्ष के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथ ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस के हैंडल्स पर पोस्ट करदा वीडियोस मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की वजारत के हुक्म पर हज़फ कर दिए गए हैं। कहा है कि ये सियासी हरीफों के खिलाफ आईटी रूल्स 2021 का सरासर गलत इस्तेमाल है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी इस वक्त घबराई हुई है। एआई वीडियो को डिलीट करने का आदेश या तो बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस से आ रहा है, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, या सीधा आदेश मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके प्रमुख अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके यहां से आ रहा है। जी हां, वही अश्विनी वैष्णव जी जो एआई की समिट करा रहे हैं, लेकिन एआई वीडियो डिलीट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश डिलीट के जो आदेश हैं या जो ब्लॉक करने के आदेश है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के धारा 69A और 79(3)B का हवाला देते हैं। धारा 69A आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो धारा है जिसके चलते सरकार कोई भी कंटेंट कभी भी बिना सुनवाई के डिलीट करने के आदेश दे सकती है, और धारा 79(3)B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो धारा है जो मीडिया कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को एग्जेम्पशन देती है अगर वो सरकार की बात मानकर कंटेंट डिलीट कर दें। ये सारे आदेश भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 2023, धारा 356 जैसे उनका उल्लंघन का हवाला देती है। इसमें ज्यादातर में मानहानि की बात है, क्रिमिनल मानहानि। इसमें बात है जनता में भय और अलार्म पैदा करने की, समूहों के बीच नफरत लगाने की। मुझे नहीं पता, सच दिखाकर नरवणे जी को यह कहकर कि जो उचित हुआ, जो उचित समझो वो करो, या अडानी के बचाव करने में देश की बलि चढ़ाना, इसमें से कौन सी बात गलत है? इसमें से किसके बीच में वैमनस्य पैदा हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने राहुल गांधी और इंडिया एआई समिट के अलावा दीगर उमूर पर अपना रद्देमल जाहिर किया। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाती है और फिर राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की जाती है। पवन खेड़ा ने कहा कि जिसने राहुल गांधी को धमकी दी उसके पीछे मोदी और ओम बिरला की तस्वीर लगी हुई है। इन्होंने सवाल किया कि अगर इसी तरह कोई कांग्रेस लीडर धमकी देता है और इसके पीछे खड़गे की तस्वीर लगी होती तो बीजेपी हंगामा खड़ा कर देती। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को धमकी देने की कोशिश कर रही है कि आप हुकूमत के खिलाफ बोलना बंद कर दें, वरना एक गॉड से तैयार हो जाए। ये इसी वीडियो में आपने सुना, वो किरण रिजिजू के कमेंट पर भी बात कर रहे हैं। तो ये एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की घटिया बात करेंगे कि वो राष्ट्र विरोधी हैं, एक माहौल बनाएंगे हिंसा का, और फिर हिंसा के माहौल में इस तरह की धमकियां आएंगी। जो धमकी दे रहा है उसके पीछे दीवार पे फोटो मोदी जी की और ओम बिरला जी की लगी हुई है, आप देख रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसी कोई धमकी मोदी जी को दी जाती और पीछे राहुल गांधी और खड़गे जी की फोटो होती तो आज क्या माहौल होता है इस देश के टीवी चैनल्स पे। ये एक गंभीर समस्या है, गंभीर एक तरह से चेतावनी दी जा रही है राहुल गांधी को कि आप सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, नहीं तो एक और गोडसे तैयार हो रहा है। ये गोडसे की फैक्ट्री है आरएसएस और बीजेपी।
कांग्रेस के एमएलए गुलाम अहमद मीर ने रमजान के दौरान गैर मजाज अतियात जमा करने के खिलाफ किश्तवाड़ इंतजामिया की सख्त हिदायत पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि रमजान के दौरान लोग खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी अपने रोज़ों को खालिस रखने के लिए अपनी मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। इन्होंने कहा कि वो गरीबों में तकसीम करते हैं, मसाजिद और ट्रस्टों को अतिया देते हैं। कांग्रेस एमएलए ने कहा कि मेरे ख्याल में ये एक मुनसिफाना हुक्म है। किस तरह का चंदा जो भी रमजान में तो रमजान ही तो महीना है जब लोग खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने रोज़ों के मतलब पाक साफ रखने के लिए जो उनके ड्यूज़ होते हैं, जो रिलीजियसली उनके ड्यूज़ होते हैं, वो देते हैं, गरीब गुरबाओं में बांटते हैं, मस्जिदों को देते हैं और ट्रस्ट्स को देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये फेयर आर्डर होगा, उस तरह की पाबंदी हो। किस तरह का चंदा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो माफी मांगना चाहते हैं तो उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनके खिलाफ लाठियां चलाई गई, जिनके बाल खींचे गए, जिनको जूतों से मारा गया। अजय राय ने कहा कि उन्हें जाकर बटोक से माफी मांगनी चाहिए जो शंकराचार्य के साथ मौजूद थे। देखिए, ये साबित कर रहा है कि ये पूरी तरीके से इनके रिमोट कंट्रोल में है, क्योंकि बार बार ये बात कहना कि हमारे रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती, ये साबित कर रहा है कि संघ के ही रिमोट कंट्रोल से पूरी तरीके से भाजपा और पूरे भाजपा की चल रही है। मैं उसका साफ उदाहरण भी कहना चाहूँगा कि योगी जी क्यों मिलने गए थे मोहन भागवत से। मोहन भागवत से योगी जी क्यों मिलने गए थे? क्यों मिलने गए थे? गुरु दक्षिणा देने गए थे? क्या करने गए थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन भागवत से मिलने गए थे। ये मेरा प्रश्न है, ये इस पे जवाब मोहन भागवत जी से ले लीजिए कि क्यों आपके पास क्यों आए थे, आपके पांव छूने आए थे या गुरु दक्षिणा देने आए थे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने पौधा भी लगाया। कहा कि दरख्त न सिर्फ माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखते हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए साफ और सेहतमंद माहौल की जमानत भी हैं। इन्होंने अवाम से दरख्त लगाने पर जोर दिया। मुझे लगा कि एक व्यापक मंच और बनना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के खतरे अब सारे विश्व को चिंतित किए हुए हैं। और जैसा आपने इस वीडियो में देखा, इसकी शुरुआत कहां से हुई? उज्जैन में सिंहस्थ था महाकुंभ। तो मन में एक विचार आया कि एक तो सिंहस्थ का स्वरूप है स्नान करना, भगवान पे जल चढ़ाना, उनकी पूजा करना, भक्ति में लीन हो जाना, कुछ दान पुण्य करना। तब मन में एक विचार आया कि एक वैचारिक महाकुंभ भी होना चाहिए। और उस वैचारिक महाकुंभ में इन विषयों पर विचार हो जो आज दुनिया को चिंतित किए हुए हैं। उनमें क्लाइमेट चेंज एक विषय था। पेड़ कट रहे हैं, नदियां समाप्त हो रही हैं, सदा नीरा नदियां जिनको हमने माताएं कहा, धीरे धीरे जल की धार उनमें कम हो रही है। कई नदियां सूख चुकी है। तो लगा कि दुनिया के सामने जो संकट खड़े उन पर भी हमारे संत विचारक मनीषी विचार करें। और इसलिए 2016 में एक वैचारिक महाकुंभ का आयोजन हुआ। महाकाल बिहार और गर्मी के मौसमों से पहले कश्मीर में सियाहत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ज़ायरीन ने सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर एतमाद का इजहार किया है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आने वाले सयाहों ने कहा कि हमें लगता है कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद यहाँ हालात मजीद बेहतर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी इंतखाबात सख्त कर दिए गए हैं। कहा कि कश्मीर लोगों की मेज़बानी ने भी हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इन्होंने दीगर लोगों से भी अपील की है कि वो बगैर किसी खौफ के जम्मू कश्मीर की सियाहत करें। कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से आया। पहली बार कश्मीर आना? हाँ, फर्स्ट टाइम है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेचुरल ब्यूटी है, लोग भी बहुत प्यारे हैं यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मेरे को तो लग रहा है पहलगाम अटैक के बाद से और ज़्यादा सेफ हो गया है। लोगों के अंदर एक वो आ गया है कि और मतलब जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको और अच्छे से मतलब ट्रीट करना है, और थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। और लोग भी बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे,
तो हम आए, थोड़ा भी कुछ भी है डर के बात नहीं है, आप लोग आराम से आ सकते हैं घूमने यहाँ पे। हाँ, मैं कश्मीर फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छे व्यूज़ है, नेचुरल ब्यूटी है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं लगा है कि डरने जैसा कुछ है, और सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है, हर जगह पे हमको हमारे जवान यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ऐसा डरने वाला तो नहीं है, आ सकते हैं। हम जहाँ स्टे किए थे वहाँ वालों का भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे है, फूड भी अच्छे हैं, सो या बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ आके, जैसा बोलते हैं स्वर्ग है, स्वर्ग से भी बहुत अच्छा है, कोई डर नहीं है, यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा है, सब बहुत सपोर्टिव है, अच्छे से बात करते हैं, यहाँ कोई डर नहीं है यहाँ आने का। हाँ, यहाँ बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हर जगह जगह पे है, कोई डर नहीं है, कहीं भी आना जाना ऐसे ही आ जा सकते हैं। हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।